1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूटन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। बस खत्म ही होने वाली है। 2-3 दिन और चलेगी। इसके बाद अपन मैपिंग उठाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अभी अपन ने क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पार्ट उठाया, क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अपन ने काफ़ी कुछ सीखा है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जिस तरीके से अपन ने देखा पवन के बारे में, पवन क्या होती है, सबसे पहले तो डेफिनेशन ही पता होना चाहिए कि पवन होती क्या है, हवा होती क्या है, धाराएं क्या होती हैं, हवाएं क्या होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। पवन मतलब क्षैतिज, हमारे सौरमंडल की सीमा पर क्षैतिज दिशा में बहने वाली हवा को ही पवन कहते हैं। अलग अलग इनके नाम दिए थे। जैसे अपन ने देखा स्थानीय पवन देखा। स्थानीय पवन के बाद अपन ने सामयिक पवन देखा। सामयिक पवन के बाद अपन ने स्थानिक देखा, मतलब किसी स्थान विशेष पर चलने वाली हवा को स्थानिक बोला। सामयिक मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग चल रही होती है। जैसे मानसूनी पवन से पढ़ा अपन ने। मानसूनी पवन के बाद अपन ने जल समीर, स्थल समीर देखा। अब इन्हें सामयिक पवन क्यों बोला गया था, बताया था, क्योंकि आप जैसे स्थलीय समीर ले लेते हैं तो स्थल समीर एक टाइम पर ही चलेगी। जैसे आपने देखा स्थल समीर यानी कि रात के टाइम पे चलती है, और ये स्थल पर बहती है यानी कि जो लैंड होता है उस पर बहती है। इस कारण से इसका नाम स्थल समीर पड़ा। वही जल समीर की बात करते हैं तो जल समीर क्या, ये मतलब जल के ऊपर यानी किसी समुद्र, महासागर या फिर बोल सकते हैं वहाँ पर बहती है, नदी के ऊपर बहती है। तो इस तरीके से इसका नाम जल समीर पड़ा। और ये कब बहती है, तो दिन के टाइम बहती है। बस दिन और रात का फंडा है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये कब बहती है। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा पर्वतीय समीर और घाटीय समीर भी बिल्कुल जैसे ही था। आपको पर्वतीय समीर बराबर रखना था किसके, आपको स्थल समीर के बराबर रखना था, यानी कि रात के टाइम में चलने वाली समीर को पर्वतीय समीर, और पर्वतों से बहती है, इस कारण से पर्वतीय समीर बोला। भाई अपन ने कल देखा स्थायी पवन क्यों बोला, ये मतलब हमारी जो पृथ्वी है उस पर वर्ष भर चलने वाली पवनें होती हैं और एक समान रूप से बहती रहती है। जैसे आपने देखा व्यापारिक पवन में क्या देखा, ट्रेड विंड्स जो थी। ट्रेड विंड्स मतलब जो हवाएं, जो नाविक होते हैं उनके लिए व्यापार करने में, उनके जहाज़ों को आगे बढ़ने में मदद करती थी। इस कारण से उसका नाम व्यापारिक पवन पड़ा। आपको इतना याद रखना है कि व्यापारिक पवन कौन से अक्षांश के बीच बहती है। तो अपन ने देखा था यानी कि 30 से 55, कई किताबों में ये 35 से 65 भी मिलता है, लेकिन आपको 30 से 65 आ जाए तो उतना भी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, निम्न उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध जो होता है वहाँ पर बहती है। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। अभी आप जब पेटियां पढ़ोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है। वहीं आपसे पूछा जाए पछुआ पवन निम्न में से किस पवन के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, तो आपको याद रखना व्यापारिक पवन के जस्ट विपरीत बहने वाली पवन पछुआ पवन है। पछुआ पवन को भी 2 नाम दिए गए हैं, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, यानी कि जो पश्चिम में बहती है, इस कारण से पश्चिम से आती हुई नजर होती है, इस कारण से इसको पछुआ पवन यानी कि पश्चिमी पछुआ बोला गया है। और ध्रुवों पर बहती है पूर्वा पवन, मतलब जो पूर्वा पवन मतलब पूर्व से आती हुई नजर होती है, इस कारण से इसको पूर्वा यानी कि पूर्वा पछुआ पवन बोला गया है। बस आपको इसमें सिंपल सा क्या याद रखना है, पछुआ पवन यानी कि पछुआ पवन को दक्षिणी गोलार्ध में निम्न नामों से जाना जाता है, जिसमें आपको बताया था, जैसे चीखता 40, प्रचंड 50। और ये आपने याद रखनी है, क्योंकि ये वहाँ के जो नाविक थे उनको जिस तरीके से वहाँ पर, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में कम शक्तिशाली होती है, क्यों, वहाँ पर ज़्यादातर लैंडफॉर्म है यानी कि महाद्वीपीय विस्तार ज़्यादा है, इस कारण से इनकी गहनता कम मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ये ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इस कारण से वहाँ के जो नाविक थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण अलग अलग नाम दिए। तो ये है, ये क्वेश्चन कई बार PSC लेवल पर भी पूछा गया है। निम्न में से कौन सी पवन है जिसे प्रचंड 50 के नाम से जाना जाता है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में या फिर साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये आपको याद रखना है, साउथ हेमिस्फीयर में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपने SSC लेवल एग्जाम जो होते हैं, रेलवे एग्जाम और ये जेल प्रहरी, जिस टाइप के जो पुलिस लेवल के एग्जाम, छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से आपने देखा। अब अपन चल रहे हैं वायुदाब, इसकी जस्ट बात करने वाले अपन जो प्रेशर बेल्ट होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले वायुदाब समझ लेते हैं, वायुदाब होता क्या है। ठीक है, तो ये आपको देख रहा है क्लाइमेटोलॉजी, अपना जो टॉपिक चल रहा है क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन क्या पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं अपना नया जो चैप्टर है वायुदाब, यानी कि जो वायुदाब एयर प्रेशर क्या होता है ये देखना है आपको। प्रेशर क्या होता है आपको पता है, जब वायुमंडल पढ़ाया था तो वायुमंडल क्या था, वायुमंडल यानी कि अनेक गैसों का समूह बोल सकते हैं। वायु मतलब वायु का घेरा ही वायुमंडल है। इस तरीके से अगर सिंपल भाषा में कहें तो आप देख सकते हो कि ये पूरा वायुमंडल बना हुआ है। एक सिंपल फॉर्म में समझने के लिए, ये वायुमंडल है जिसमें गैस है, जलवाष्प है और
अनेक छोटे छोटे प्रकार के पार्टिकल्स जो धूल कण रहते हैं वो भी विद्यमान है। इसमें आपने देखा कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, कुछ हल्की गैसें पाई जाती है, कुछ भारी गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसें आपने देखा था यानी कि 100 किलोमीटर से ऊपर का जो पार्ट रहता है वहाँ पर क्या होती है, हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे आपका आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आपका जिस तरीके हाइड्रोजन हो गया, ये हल्की गैसें ये ऊपरी परत पर पाई जाती है। वहीं आपको बताया था, आपको अगर याद हो, ये वायुमंडल है, इस तरीके से इसकी अलग अलग परतें देखी और ये 100 यानी कि 99.99 किलोमीटर तक तो अपना वायुमंडल रहेगा। इसके जस्ट ऊपर कौन सी लाइन पाई जाती है, कार्बन लाइन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल किस किलोमीटर तक इसके ऊपर यानी कि 90.9, ये है 99.9 किलोमीटर के ऊपर कौन सी लाइन पाई जाती है, उसको बोलते हैं कार्बन लाइन। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, यूएसए के थे। जिनने ये वीडियो नहीं देखा है वायुमंडल वाला, वो पूरा अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको टकराएंगे। कौन सी गैस का कितना परसेंटेज है, ठीक है, कौन सी गैस कौन सी मंडल में पाई जाती है, ये तो आपको पता है। ये वायुदाब किस कारण से लग रहा है, तो ये वायुदाब आपको देखना है कि वायुदाब मतलब हमारे जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उसके कारण से जो भार महसूस होता है। सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो वायु के भार के कारण हमारे पृथ्वी पर जो दबाव लगता है उसी को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। ये आपको देख रहा होगा, वायुदाब पृथ्वी के यानी कि वायु के भार के कारण हमारी पृथ्वी पर जो दाब लगता है उसी को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। जस्ट वायुदाब कुछ नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो। इस टाइम आप क्या कंपटीशन के दौर में उतरे हुए हैं। अब कंपटीशन के दौर में आप उतरे हुए तो आपके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है कि हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है। तो ये क्या है, ये प्रेशर है, यानी कि आपके चारों तरफ जो चीज़ें पाई गई हैं वो क्या कर रही हैं, आपके ऊपर एक तरीके का क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है। तो वही वायुदाब हो गया, वही प्रेशर हमारी पृथ्वी पर। इस तरीके से सिंपल भाषा में कहें तो ये इस तरीके से है कि हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वायु है। आपके चारों तरफ क्या है, आपके चारों तरफ आपके माइंड में क्या घूम रहे हैं, 5-6 प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो आपके माइंड पर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, एक प्रेशर बना रहे हैं, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तो वही है, जस्ट यही है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि वायुदाब यानी कि वायु के भार के कारण हमारी पृथ्वी पर जो दाब लगता है उसको कहते हैं वायुदाब, यानी कि एयर प्रेशर कहते हैं। यही है, इसको मापने ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको किससे मापा जाता है, तो इसको बैरोमीटर से मापा जाता है। ये आपको याद रखना है। मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है, तो बैरोमीटर का यूज होता है। ये कईयों बार पेपर में पूछा गया है कि बैरोमीटर मापने वाली इकाई कौन सी है, किससे मापा जाता है, किसका मापन होता है, तो बैरोमीटर वायुदाब मापने की इकाई है, इससे मापते हैं इसको। यही अगर बात करते हैं, कुछ पॉइंट की बात करते हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिसमें देखते हैं वायुदाब यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे आप हाइट यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ोगे यानी कि ऊपर जाओगे तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। वही आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे सिंपल अगर एक शब्द में देखा जाए तो इस तरीके से कह सकते हो कि हाइट बढ़ेगी यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। तो यही याद रखना है कि प्रेशर कैसा डाउन होता जाएगा, यानी कि ऊंचाई का जस्ट कैसा होता है, अपोजिट होता है। ऊंचाई बढ़ेगी वायुदाब कम होगा, वायुदाब बढ़ेगा जैसे ऊंचाई से, अगर ऊंचाई कम है तो वायुदाब ज़्यादा होगा। यही याद रखना है। सिंपल सा पूछा भी जाता है कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो मतलब ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब बढ़ेगा या घटेगा, तो बस क्या याद रखना है, घटेगा। ऊंचाई बढ़ी वायुदाब घटा। वही टेम्परेचर के साथ भी इसका जस्ट उल्टा संबंध होता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वायुदाब भी कम होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब जलवाष्प की मात्रा यानी कि जो वाटर वेव्स होती है, वेपोरस बोलते हैं, जलवाष्प की मात्रा यानी कि अगर बात करते हैं जलवाष्प की तो ये क्या होता है, जस्ट इसका भी ये उल्टा होता है। तो सिंपल से पॉइंट आपको याद रखना है, ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब कम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। जलवाष्प की मात्रा अधिक यानी कि आर्द्रता या ह्यूमिडिटी जिस तरीके से बोल सकते हैं। और पता है आपके वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, यानी कि पूरा 4% रखती है। कितना, 4% रखती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प कितना है, तो 4% है। सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील कौन सा है, यही है, सबसे ज़्यादा परिवर्तित होती है। और जलवाष्प क्या करता है, जलवाष्प ही है। अगर जलवाष्प नहीं होता तो हमारी पृथ्वी को बादल बनने में प्रॉब्लम आती, वर्षा होने में परेशानी आती और हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को भी बनाए रखने में मदद करता है। तो ये आपको 4-5 जो पॉइंट है ये आपको याद रखनी है। जलवाष्प अधिक है तो दबाव यानी कि दाब कम हो जाएगा। वहीं अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पर होता है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पर होता है,
समुद्र जो सतह होता है यानी कि समुद्र जो यानी कि सी लेवल होता है, सी लेवल पर सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है कितना, 1013 मिलीबार। ये मिलीबार में है, 1013 मिलीबार, याद रखना है 1013 मिलीबार। ये वाला क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वाटर जो है मतलब वायुदाब है वो कहाँ पर होता है, कितना होता है। अलग अलग पॉइंट अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, इंच में अलग पूछा जाएगा, फीट में अलग पूछा जाएगा, सेंटीमीटर में अलग पूछा जाएगा। तो ये टेबल भी आपको याद रखनी है, अभी आपको बताते हैं। अब देख लिया आपने सबसे ज़्यादा समुद्र सतह पर कितना, इससे ज़्यादा अगर इससे ऊपर गए, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, मतलब इतना ही है, इससे ऊपर गए तो क्या होगा, वायुदाब कम होगा, ये आपको पता है। तो ये फिर निम्न वायुदाब देखने को मिलता है। वही बात करते हैं, वायुदाब घटता है गैसों के साथ, इसका उल्टा परिवर्तन, मतलब वायुदाब घट क्यों रहा है। तो हमारी जो गैसें हैं उनका आपको पता है जो उनका अनुपात है वो हमारे वायुमंडल में एक समान देखने को नहीं मिलता। कोई गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो कोई कम मात्रा में पाई जाती है, कोई ज़्यादा परिवर्तनशील है तो कोई कम परिवर्तनशील है। तो ये मुख्य कारण क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि वायुदाब घटने का, वायुदाब बढ़ने का मुख्य परिवर्तन यानी मुख्य कारण क्या होता है, तो मेन रीजन क्या होता है, वायुदाब घटता है गैसों में परिवर्तन के कारण। वायुदाब का और गैसों के साथ क्या संबंध रखता है, तो ये गैसों के आयतन के क्या होता है, विलोमानुपाती। बिल्कुल आपको याद रखना है कि वायुदाब जो है गैसों के आयतन यानी कि उसके वॉल्यूम के साथ प्रेशर यानी कि जो वायुदाब है उसका कैसा संबंध होता है, तो विलोमानुपाती होता है। यानी कि ये वॉल्यूम P मतलब प्रेशर को शो कर रहा है और ये 1/V यानी कि ये समानुपाती विलोमानुपाती का चिन्ह लगा हुआ, तो ये V है, ठीक है, वॉल्यूम यानी उसका आयतन। वही डेंसिटी की बात करते हैं तो गैसों की डेंसिटी के जस्ट क्या होता है, ये समानुपाती होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये समानुपाती होता है। तो ये आपने देखा कि वायुदाब के बारे में इतने सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, ये आपका इस तरीके से बता दिया है कि अगर सिंपल फॉर्म में अगर आपको याद रखना है, अगर आपके माइंड में इतनी डेफिनेशन या इतनी लैंग्वेज याद करने की क्षमता नहीं है तो आप सिंपल सा याद रख सकते हो। सबसे ज़्यादा ये आपको मैपिंग होनी चाहिए आपके माइंड में, ये हमारी पृथ्वी है, ये समुद्र या महासागर जो भी बना हुआ है इसमें 1013 मिलीबार है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा, ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, ऊंचाई के साथ प्रेशर कम होगा। वही टेम्परेचर आपको पता है कि ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर भी कैसा होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम पड़ता जाएगा, तो वही याद रखना है, टेम्परेचर के साथ भी कम होता है। भाई अब देखते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में, ये जब रेलवे के पेपर हो रहे थे, चाहे वो रेलवे जेई का पेपर हो या फिर ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी का हो, तो ये वाले टेबल यहाँ से एक दो क्वेश्चन उठ के आए थे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि समुद्र सतह पर वायुदाब कितना है, तो ये कितना है, 1013 मिलीबार है। वही अगर बात करें पॉइंट, जो पॉइंट होता है, पॉइंट एक इकाई है, यूनिट है, उसमें कितना होता है, तो 14.7 पॉइंट, एज इट याद रखना है इसको। वही अगर बात करते हैं इंच में कितना हो जाएगा, तो ये 29.92 इंच में हो जाएगा। वहीं अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई ये मिलीबार में कितना होता है, तो 1013.25 मिलीबार, लेकिन आपको 1013 ही याद रख लेना, मिलीबार में ये होता है। वहीं 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर में ये होता है, 1034 किस में होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर में। तो ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अपन वायुदाब पेटी, अब देखते हैं अपन पेटी के बारे में पढ़ते हैं, वायुदाब पेटी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि वायुदाब के बारे में बताया कि वायुदाब हर स्थान पर एक समान देखने को नहीं मिलता है। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है, वायुदाब। आप कहोगे कि प्रेशर एक समान होगा, नहीं, लेकिन प्रेशर एक समान ना होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर कुछ पेटियाँ देखने को मिलती हैं। और वायुदाब यानी कि ये दो तरीके का देखने को मिलता है, एक तो निम्न वायुदाब, एक उच्च वायुदाब। तो निम्न और उच्च वायुदाब के आधार पर ही क्या किया गया है, यहाँ पर 4 प्रकार की पेटियाँ देखने को मिलती है, जिसमें से अपन आज पढ़ रहे हैं पहली पेटी क्या है, अपन देख रहे हैं यहाँ पर विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध बोल सकते हैं। आपको बताया था जब वो कर्क मकर पढ़ाया था, कटिबंध क्यों होते हैं, हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण देखने को मिलते हैं। इस तरीके से पूरा आपको पूरा चैप्टर बताया, जब कर्क मकर यानी कि जो अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया, वही आपको पृथ्वी की गतियों से संबंधित जानकारी दी थी। तो किस कारण से ये घटनाएं घटित होती हैं, पूरा आप प्रीवियस वीडियो देखोगे और आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखते हैं वायुदाब का वितरण किस तरीके से किया गया है। तो वायुदाब आपको बता देते हैं कि वायुदाब यानी कि ये किस तरीके से देखने को मिलता है, क्या हमारी पूरी पृथ्वी पर एक समान देखने को मिलता है या फिर अलग जगह अलग अलग जो अक्षांश खींचे गए हैं अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, कहीं पर उच्च होता है, कहीं पर निम्न होता है। तो ये उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब दो तरीके का होता है।
इसी उच्च और निम्न के आधार पर कितनी 4 पेटियां डिवाइड की गई हैं, जिसमें से अपन आज देख रहे हैं पहली पेटी कौन सी है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध ही क्यों दिया गया, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध ही क्यों बोला गया है। इसको इक्वेटोरियल कटिबंध नहीं आएगा, यहाँ प्रेशर आएगा, पेटी क्या हो गया, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। नाम से समझ में आ रहा है, जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है उसके आसपास वाला क्षेत्र ही क्षेत्रीय होगा, जहाँ तक आप इस नाम से समझ सकते हो। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, क्या है इस एरिया के बारे में, क्या इसको नाम दिया गया है। सबसे पहले ये किसके कारण उत्पन्न होती है, कौन कौन से अक्षांश के बीच देखने को मिलती है, तो यही आपको बता रहा है। भूमध्य रेखा पर यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यानी कि यही है उत्तर टू दक्षिण, मतलब यानी कि नॉर्थ टू साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ में 5 डिग्री साउथ में। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये आपको नहीं आ रहा होगा नॉर्थ साउथ, ये है आपका 0 डिग्री लाइन, ये हो गया आपका 5 डिग्री आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा और 5 डिग्री आपका ये साउथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से आपसे पूछा जाए कि निम्न यानी कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहाँ कौन कौन से अक्षांश के बीच मिलती है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही हो गया कि ये 5 से क्या तक 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया देखने को मिलती है वहाँ पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी देखने को मिलती है। इसका यहाँ पे ये क्या है, तो ये है निम्न, क्या निम्न वायुदाब पेटी है, ये भी है। भाई ये किसके कारण से उत्पन्न होती है, तो तापीय किरणें होती है उसके कारण उत्पन्न होती है। क्यों, आपको पता है कि जो विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन है वहाँ पर सूर्य की किरणें आपको दिख रहा होगा, ये सूरज जो रहता है ना वो बिल्कुल इसकी जस्ट यहाँ पर सूरज की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती है। 12 महीने लगातार सूरज की किरणें प्रकाश लगातार लंबवत पड़ता रहता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, वायु कैसी होगी, ज़्यादा प्रेशर बन रहा है तो नीचे की वायु कैसी होगी, ऊपर को उठेगी, सूरज की रोशनी मिल रही है वो गर्म होगी, गर्म होकर क्या होती है, ये वायु ऊपर की ओर बहती है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, संवहनीय धाराएं बहती हैं। हवाओं की बात करते हैं तो क्षैतिज दिशा में बहती हैं, धाराएं कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर बहने लगती है। तो यहाँ पर संवहनीय हवाएं चलने लगती है, संवहनीय धाराएं चलने लगती है। इस कारण से क्या होता है, जो आसपास का जो वाटर बॉडी वाला एरिया है वहाँ से क्या करती है, ये गर्म हवाएं क्या करती हैं, जल का क्या करती है, अवशोषण करती है, अवशोषण कराकर क्या करती है, उसी एरिया में बारिश करवा देती है। यही देखा भी गया है कि सबसे ज़्यादा अगर घने वन देखने को मिलते हैं तो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। पता है ना आपको, तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर 12 बजे तक तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन जस्ट 12 बजे के बाद 2 से 3 के बीच का टाइम आता है तो वहाँ पर क्या होता है, अच्छी खासी बारिश होती है, मौसम एकदम चिल हो जाता है। तो यही है, तो आपको याद रखना है कि ये किसके कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहले निम्न वायुदाब पेटी है, ये विषुवत रेखा में कहाँ पर 5 से नॉर्थ और 5 से साउथ के बीच में देखने को मिलती है। किसके कारण उत्पन्न होती है, तो तापीय किरणों के कारण उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूरज 12 महीने चमकता रहता है और यहाँ पर कौन सी धाराएं उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है। कौन सी संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है, ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट मात्र एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो गिनी के तट पर देखने को मिलता है, ये वाला है। पेरू के तट पर देखने को मिलता है, पेरू कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और इंडोनेशिया के तट पर देखने को मिलती है। तो सिंपल हो गया आपका ये। भाई अगर बात करते हैं, इसको अन्य नाम यानी कि डोलड्रम के नाम से जाना जाता है, शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। यही पूछा जाएगा कि डोलड्रम वाला क्षेत्र कौन सा है। आपको ऑप्शन दे देंगे, ए अक्षांश 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, ये वाले क्षेत्र को डोलड्रम बोला गया है। डोलड्रम ही क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वायु है यानी कि संवहनीय धारा के रूप में बहती है और यहाँ का एरिया जो होता है बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है, मतलब शांत रूप में देखने को मिलता है। उस तरीके से आप देखा जाए तो ये क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, तो हमारी जो पृथ्वी है ना उस पर क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, इन हवाओं को कैसे जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, इनका बहाव इस तरीके से क्षैतिज यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाता है। जब ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसी तरीके से साउथ में होगा, साउथ में भी जस्ट और ऊर्ध्वाधर होंगी, ठीक है। और ये क्या करती है, यहाँ पर बादल बनाती है, वर्षा करा देती है, तो ये एरिया है, इसको शांत क्षेत्र बोला गया है। तो सिंपल से आपको याद रखना है ये किस डोलड्रम या शांत क्षेत्र किसके कारण होता है, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले एक तो याद रखना है ताप के कारण, यानी कि गर्मी अधिक होती है, तापीय किरणों के कारण। दूसरा अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र डोलड्रम के नाम से जाना जाता है, शांत पेटी के नाम से जाना जाता है, तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को ही जाना जाता है।
तो ये आपका हुआ। कल अपन इसके आगे रखते हैं कंटिन्यू, कल पूरा कंप्लीट बता देंगे। यहीं पर आपकी व्यापारिक पछुआ, ये जो आपने पढ़ा है पवनों के बारे में, पूरा एक मैप के रूप में देंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बस आपको यही करना है, सिर्फ आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, आपको बस हमारा हर दिन 1 सब्सक्राइब बढ़ाना है, इससे कि हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे और हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। क्योंकि आप जब तक आप, और एक बात और कहेंगे कि अगर आपको पढ़ाना सही नहीं लग, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके देना। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो बताएं, शेयर कीजिए। बहुत जल्द पूरा कंप्लीट जेल प्रहरी यहाँ पर करवाएंगे। थैंक यू।